पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट जिसमें जीवन पनप सका। सूरज से बिल्कुल परफेक्ट दूरी पर स्थित होने की वजह से पानी का पृथ्वी में लिक्विड फॉर्म में रहना मुमकिन हुआ और इसका हैबिटेबल प्लैनेट होना मुमकिन हुआ, जिससे पृथ्वी में जीवन का होना संभव हुआ। पृथ्वी में जीवन कई प्रजातियों के रूप में मौजूद है और उन सब में से सबसे बुद्धिमान प्रजाति मनुष्य है। मनुष्य क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं। इंसानों को तकरीबन हर चीज को जानने की जिज्ञासा है, फिर चाहे वो चीज हमारी दुनिया में हो या फिर वो चीज हमारे ब्रह्मांड से ही बाहर क्यों ना हो, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हमारी दुनिया कैसे बनी है और किस तरह काम करती है, सब कुछ। दरअसल यूनिवर्स के सभी चीजों को और उनके बिहेवियर को जानने के दो तरीके हैं, जिन्हें दो थियरी से डिस्क्राइब किया जाता है। पहली जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फील्ड थियरी। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स और स्टार्स को जानने के लिए और उनके बिहेवियर को जानने के लिए जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया जाता है, और किसी भी छोटे स्तर के ऑब्जेक्ट्स एटॉमिक लेवल पे मैटर्स और फोर्सेस को जानने के लिए क्वांटम फील्ड थियरी का यूज किया जाता है। तो आखिर दो चीजों को समझने के लिए दो अलग अलग थियरीज ही क्यों? क्या कोई एक ऐसी थियरी नहीं हो सकती जिससे दोनों को समझा जा सके? एक ऐसी थियरी जिससे बड़े ऑब्जेक्ट्स और क्वांटम लेवल पर मैटर और एनर्जी को समझा जा सके। इंसानों की इसी क्यूरियोसिटी ने जन्म दिया स्ट्रिंग थियरी को। इस थियरी की खास बात यह है कि क्वांटम लेवल ग्रेविटी, हायर डायमेंशंस, बिग बैंग और बिफोर बिग बैंग को इससे समझा जा सकता है। स्ट्रिंग थियरी एक ऐसे प्रपोज्ड मेथड में से एक है जिनसे थियरी ऑफ एवरीथिंग का निर्माण हो सकता है। एक ऐसी यूनिफाइड थियरी जिससे हर पार्टिकल और फोर्सेस को डिस्क्राइब किया जा सके। थियरी ऑफ एवरीथिंग से हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स मिला, जिससे ऑलमोस्ट हर मैटर और फोर्सेस और उनके पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन दिया जा सका। मगर स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ। अगर क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स और उनके इंटरेक्शंस की बात करें तो उनके इंटरेक्शंस चार अलग अलग फोर्सेस पर बेस्ड होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब में से सबसे कमजोर फोर्स मानी जाती है, मगर उसकी रीच बहुत ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो है जिसे हम रोजमर्रा की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के रूप में। और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स और उनके इंटरेक्शंस को कैरी करती है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें इस यूनिवर्स के किसी भी चीज के फंक्शनल बिहेवियर के बारे में पता चल सका, जैसे कि कितने इयर्स बाद कौन सा प्लेनेट कहाँ होगा, एक्सेट्रा। मगर जब हम किसी भी चीज को क्वांटम लेवल पर स्टडी करते हैं तो वो हमें उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट्स देते हैं। क्वांटम जगत में कई ऐसी सरप्राइजिंग थियरीज है जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल क्वांटम फिजिक्स यूनिवर्स को बिल्कुल डिफरेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज एटम से बनी है, फिर चाहे वो हमारा एक बॉडी सेल हो, एक माउंटेन हो या फिर एक रेत का दाना। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और अगर किसी प्रोटॉन को और डीपली देखें तो उसके अंदर हमें मिलेंगे क्वार्क्स। क्वार्क्स इस यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे छोटी साइज और किसी भी चीज की नहीं है। मगर स्ट्रिंग थियरी के अनुसार किसी क्वार्क के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें हमें स्ट्रिंग जैसी चीज मिलेगी जो वाइब्रेट करके एनर्जी रेडिएट करती रहती है, बिल्कुल गिटार के स्ट्रिंग्स की तरह। जैसे किसी गिटार की स्ट्रिंग जब वाइब्रेट होती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी तरह किसी भी पार्टिकल का फॉर्मेशन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। आइए एक बार स्ट्रिंग थियरी के निर्माण के बारे में अच्छे से समझते हैं और ये कैसे इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज को एक्सप्लेन करती है। जैसे कि हमने जाना कि नेचर की चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस यूनिवर्स को बैलेंस रखती है। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक्सप्लेनेशन हमें क्वांटम फील्ड से मिल चुका है।
ऐसे सभी पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा चुका है जो इन फोर्सेस के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर सके, मगर ग्रेविटी के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सके क्वांटम फिजिक्स से हमें अभी तक ऐसी थियरी नहीं मिली। दरअसल ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से स्पेस टाइम में क्रिएटेड कर्व होता है, जिससे दूसरे ऑब्जेक्ट्स किसी ऑब्जेक्ट से उस कर्व की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल एक बेडशीट में किसी भारी वस्तु रखने की तरह। अगर आप किसी बेडशीट पर एक भारी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस पर वो एक कर्व बना करके बाकी सारे लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा। स्पेस टाइम में ग्रेविटी इसी तरह काम करती है, जिसकी वजह से मून हमारी अर्थ को ऑर्बिट करता है और हमारी अर्थ सन को ऑर्बिट करती है। मगर जब क्वांटम वर्ल्ड में ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने की बात आती है तब क्वांटम जगत की मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दरअसल क्वांटम लेवल पर कोई ग्रेविटी होती ही नहीं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के मामले में स्ट्रिंग थियरी उन सारे ब्लैंक्स को फिल करती है जिनका पता कई टाइम से लगाया जा रहा है। आइए इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हमें उसका सबसे छोटा कण एक एटम दिखेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अंदर और डीपर देखें तो हमें मिलेंगे क्वार्क्स। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है एक स्ट्रिंग के रूप में। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग क्लोज होती है और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो दोनों साइड से ओपन हो सकती है। स्ट्रिंग्स इस दुनिया की सबसे छोटी चीज है। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार एक ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल मासलेस हो, यानी कि जिनका कोई द्रव्यमान ना हो। तो कुछ फिजिसिस्ट द्वारा ये बताया गया है कि वो मासलेस पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटॉन्स है, वो पार्टिकल्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रिंग थियरी और उसके सारे प्रेडिक्शंस को नकारा गया है, क्योंकि स्ट्रिंग्स अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि स्ट्रिंग को कभी देखा नहीं जा सकता। दरअसल हमें किसी भी चीज को देखने के लिए फोटॉन्स की जरूरत होती है, यानी कि लाइट पार्टिकल्स। जब फोटॉन्स लाइट के रूप में किसी भी चीज से टकराकर हमारी आंखों में पड़ते हैं तब वो चीज हमें दिखाई देती है। मगर स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है कि फोटॉन्स की वेवलेंथ की साइज भी उनसे बड़ी होती है। जब तक फोटॉन्स उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक ना पड़े तब तक वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से अभी इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सका। लेकिन अगर हम इस थियरी को मान ले तो इसके हिसाब से स्ट्रिंग्स हर समय वाइब्रेट करके एनर्जी रेडिएट करती रहती हैं। डिफरेंट वाइब्रेशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप एक पत्थर और एक लकड़ी के टुकड़े को रखोगे तो उसके प्रॉपर्टीज में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, पर एक पत्थर और एक लकड़ी का टुकड़ा इसीलिए अलग है क्योंकि उनकी स्ट्रिंग्स अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करती हैं। इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स पे बनी है। इवन डार्क मैटर जिसे हम देख भी नहीं सकते वो भी इससे बना है। सारी चार फोर्सेस भी इन्हीं से ऑब्टेन हुई हैं। तो हमें ये तो पता है कि हर सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी होती है और क्यों होती है, मगर कैसे होती है ये हमें नहीं पता। तो स्ट्रिंग थियरी हमें ये बताती है कि स्ट्रिंग्स के वाइब्रेटिंग पैटर्न से ग्रेविटॉन्स बनते हैं और जिनसे किसी भी बॉडी को ग्रेविटी मिलती है। हालांकि स्ट्रिंग थियरी को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना होने की वजह से, और इसीलिए ग्रेविटॉन्स भी अभी हाइपोथेटिकल हैं। जब स्ट्रिंग थियरी को सही वे से प्रूव किया जा सकेगा तब हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग भी मिल जाएगी, यानी कि हर एक चीज की एक यूनिफाइड थियरी। तो शायद स्ट्रिंग थियरी के सही होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। स्ट्रिंग थियरी हमें करंट यूनिवर्स के तो सारे जवाब देती ही है और इसके साथ ये हमें बिग बैंग से पहले क्या था इसके भी जवाब देती है। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, जब इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था, तब दो बड़े सुपर मेम्ब्रेन्स मौजूद थे जिनमें दो पैरेलल यूनिवर्स थे। तो जब वाइब्रेशन की वजह से उन दोनों मेम्ब्रेन्स के पार्टिकल्स आपस में टकराए तो रिजल्ट में बिग बैंग हुआ और हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट द्वारा स्ट्रिंग थियरी को इसलिए भी नकारा गया है क्योंकि जब हम मैथमेटिकली स्ट्रिंग थियरी को देखते हैं तो उसे काम करने के लिए 10 डायमेंशंस की जरूरत होती है। ये ऐसे यूनिवर्स में काम नहीं कर सकती जो 3 डायमेंशनल हो। मगर स्ट्रिंग थियरी को मानने वाले फिजिसिस्ट के अनुसार
डायमेंशंस कई तरह के हो सकते हैं, कुछ बड़े कि उन्हें हम देख ना सके और कुछ ऐसे जिन्हें हम देख सकें, और कुछ इतने छोटे भी हो सकते हैं जो हमें ना दिखे। दरअसल कई साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग थियरी को अपने वे से डिस्क्राइब किया है, जिनमें कुछ स्ट्रिंग थियरी 10 डायमेंशंस की बात करती है और कुछ के अनुसार 10 से भी ज्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं। मगर इससे हाइपोथेटिकल थियरी का नाम जुड़ने की वजह से कई साइंटिस्ट इसे नहीं मानते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से गलत हो। मैथमेटिकली स्ट्रिंग थियरी से हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो इसका मतलब है शायद स्ट्रिंग थियरी सही भी हो। और कुछ फिजिसिस्ट के अनुसार स्ट्रिंग थियरी बिल्कुल परफेक्ट है, मगर इसके इतना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। स्ट्रिंग थियरी से कई लोगों की असहमति होने की वजह से शायद ये वीडियो उनको इतना पसंद ना आए। तो मगर स्ट्रिंग थियरी से मिले हर जवाब हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग है। आप में से कुछ लोग शायद डायमेंशंस को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें से कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल साई फ्लाई को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो या मेरे अन्य वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कभी भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू।